तो ई बिजनेस आउटसोर्सिंग, सबसे पहले दो पार्ट में चैप्टर है, एक ई बिजनेस पार्ट अलग है, आउटसोर्सिंग पार्ट अलग है। अब ई बिजनेस तुमने मोस्टली 50% ऑलरेडी कवर कर रखा है, तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा ई कॉमर्स चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो उसी से रिलेटेड चैप्टर ये, ठीक है। ई हाँ, बिजनेस का मतलब होता है ईआरपी इलेक्ट्रॉनिक। वाला। हाँ हाँ, वही वाला। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। उसमें सिर्फ कॉमर्स था, ये पूरा बिजनेस की बात कर रहा है। जब बिजनेस इंटरनेट के थ्रू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बोलते हैं। कोई इसमें खास बताने लायक चीज है नहीं। क्या लिखा है, इन सिंपल टर्म्स ई बिजनेस मीन डूइंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। सिंपल लैंग्वेज अगर बात करें, इंटरनेट के थ्रू आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं। ठीक ठीक है, सिंपल सी बात है। आप जो आजकल मॉडर्न बिजनेस चला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस चलता है, इंटरनेट के थ्रू होता है, उसमें लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह का यूज होता है, मोबाइल का यूज होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं। सिंपल, ठीक। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना तुमको पता होना चाहिए। ई बिजनेस क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू कोई बिजनेस करते हो, ई बिजनेस होता है। डेफिनेशन में देखो, ये लिखा है, ई बिजनेस मीन्स कंज्यूमर्स एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन कंडक्टेड ओवर अ नेटवर्क यूजिंग कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन। मतलब कंज्यूमर और बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, जिसमें कंप्यूटर का यूज हो रहा है और टेलीकम्युनिकेशन चीजों को यूज हो रहा है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं। ठीक, क्या है डेफिनेशन, किसने दी है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी यूएसए, ठीक है। तो यही याद कर लेना, सबसे सिंपल है। इसके बाद ये कोई आसान सा टॉपिक है, पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है, इजी है लेकिन पूछा जाता है, कि डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, ई बिजनेस में। ट्रेडिशनल का मतलब होता है बेटा पुराना, और ई बिजनेस का मतलब होता है, सॉरी ये तो पता ही आपको, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी कि नया। तो ये पुराना बिजनेस होता था, मतलब अभी भी चलता है, तो वो फॉर्मेशन उसका डिफिकल्ट होता है, ये सिंपल होता है। सेटिंग अप कॉस्ट इसमें हाई लगता है, इसमें लो लगता है। भाई ऑनलाइन में क्या ही करना है, दुकान उकान तो खोलना होता नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी हाई होती है, इसकी लो होती है। लोकेशन नीड्स नियरनेस द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और मार्केट्स, इसमें क्या है, नन, इसकी मार्केट की लोकेशन नहीं होती है। इसमें आपकी लोकेशन होती है आपके घर के आसपास वगैरह जो भी दुकान होती है, थोड़ा दूर भी हो सकती है। फिजिकल प्रेजेंस इसका नेसेसरी है, इसका नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये नेसेसरी होती है, इसकी दुकान होती है, जबकि इसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, ठीक है भाई। और क्या है, नेचर ऑफ कांटेक्ट विद कस्टमर, इसमें इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडियरीज। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट लोग कस्टमर आते हैं, इस पे इंटरमीडियरीज के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत ढेर सारा पॉइंट है। गवर्नमेंट सपोर्ट इसमें लो होता है, इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट हाई होता है, ठीक है। टाइप ट्रांजेक्शन ऑफ दिस इसमें लो होता है, ड्यू टू फेस कॉन्टेक्ट, इसमें ट्रांजेक्शन का रिस्क क्या होता है, हाई होता है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करोगे तो ट्रांजेक्शन का रिस्क हाई रहेगा, इसमें लो रहेगा। तो 15 ढेर सारे बहुत दे रखे हैं, 5 पॉइंट आपके लिए इनफ है, जो आपको 5 पॉइंट। सर। अच्छा, ये सिलेबस, ये पार्ट सिलेबस में है नहीं, तो काट लेना, मैच कर लेना एक बार, अगर तुमको होगा तो बता देना। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, अब क्या है, ई बिजनेस का स्कोप क्या क्या है। तो भैया सबसे पहले होता है बी टू सी कंज्यूमर्स। क्या होता है, बी टू सी कॉमर्स। बी टू सी कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, या फिर बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू, क्या होता है, कंज्यूमर, ठीक है। बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर, मतलब दिस इंक्लूड ट्रांजेक्शन बिटवीन, इस पे जो भी सामान बेचा खरीदा जाता है, तो इसमें पैसे का क्या होता है बेटा, ट्रांजेक्शन होता है। तो जो ट्रांजेक्शन होता है ना, वो बिजनेस टू कस्टमर होता है, मतलब सामान बेचने वाले से और सामान खरीदने वाले के बीच में होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी टू सी कॉमर्स। मतलब जैसे मान लो एक दुकानदार है, ये इसकी अपनी दुकान है, यहाँ से आपको ब्रेड बटर सब मिलता है, और ये कस्टमर्स हैं। तो कस्टमर ने यहाँ से सामान खरीदा, ये कस्टमर है, ये बेचने वाला है। तो बिजनेस और कस्टमर के बीच में जब ट्रांजेक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी टू सी कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। बी टू सी कॉमर्स क्लियर है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन डिलीवरी, ये सारी चीजें क्या है, बी टू सी कॉमर्स का एग्जाम्पल है। नंबर टू पर है बी टू बी कॉमर्स। क्या है भाई, बी टू बी कॉमर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, इरेजर को रफ कर दूं, बताओ। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो तुम कार मैन्युफैक्चर करते हो, क्या करते हो भाई,
हम लोग कार बनाते हैं, कार लग तो नहीं रही, मान लो थोड़ी देर के लिए कार बना दिया, ठीक है। अब कार मैन्युफैक्चरिंग का काम है हमारा, हम लोग कार बनाते हैं, तो कार बनाया भाई, लेकिन टायर क्या करते हैं, कार का टायर क्या करते हैं, कहीं और से ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम कहीं और से लेते हैं। तो कार का टायर बनाने का बिजनेस कोई और करता है ना, लोहे वगैरह काम कुछ और करता है। तो हम लोग कार बनाने के लिए कुछ सामान कहीं और से लेते हैं, तो वो भी टायर वाला भी तो बिजनेस कर रहा है ना, एल्युमिनियम वाला भी तो बिजनेस ही कर रहा है ना, जो कुछ पार्ट्स है वो भी तो बिजनेस ही करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि टायर वाला बिजनेस कर रहा है, कार बनाने वाला बिजनेस कर रहा है, तो दोनों बिजनेसमैन है। जब बिजनेस टू बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी टू बी कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बी टू बी कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, इजी है, बहुत हार्ड हार्ड लिखा है, नॉर्मल समझा दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। ओन वर्ड्स में इसको बना के लिख हाँ देना, सर। सिंपल। नंबर थर्ड पर है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब ये होता है, आप समझ लो, एक सेकेंड, देखो, इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ स्पेस है, कि मान लो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है भाई, फर्म एक ही है। अब कोई परचेज डिपार्टमेंट है, कोई अकाउंट डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट, एक ही बिजनेस में कई डिपार्टमेंट है। तो जब एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं। जब एक डिपार्टमेंट का, कॉमर्स वाले का साइंस वाले डिपार्टमेंट में ट्रांजेक्शन होगा, एक ही कॉलेज में एग्जाम्पल के लिए, वो क्या है, इंट्रा बी कॉमर्स, ठीक। मतलब दिस इन्वॉल्व इंटरेक्शन एंड डीलिंग अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड पर्सन विद इन अ फर्म। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, है लेकिन एक ही फर्म के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, सर इंट्रा बी कॉमर्स ये बोलते हैं, क्लियर। और लास्ट पॉइंट हमारा सी टू सी। सी सर टू सी एक का बार मतलब, तरफ फिर हाँ बोलो। एक बार तरफ फिर सर एक बार तरफ फिर से समझा दे देना। इंट्रा कौन बी सा बेटा, कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स। इंटर बी कॉमर्स का मतलब होता है हाँ जब एक ही डिपार्टमेंट के, एक ही फर्म के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं। एक ही फर्म के अलग डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, देखो, जैसे मान लो, कहाँ बताया जाए, ये मान लो आपका एक फर्म है, ये क्या है, ये एक आपका फर्म है। अब इस फर्म में आपका परचेज डिपार्टमेंट भी है, क्या है, परचेज डिपार्टमेंट भी है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट भी है, आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है। मतलब एक ही जगह पे कई डिपार्टमेंट होता है। तो है तो सब एक ही जगह के लोग, मार्केटिंग का आदमी भी इसी का है, अकाउंटिंग का भी इसी का है, फाइनेंसिंग का भी है, परचेजिंग का भी है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन है तो सब एक ही जगह के ना। तो जब एक डिपार्टमेंट का ट्रांसफर, मार्केटिंग वाले का ट्रांसफर परचेजिंग वाले से हो रहा है ना, सेल्स वाले का मार्केटिंग वाले से हो रहा है, कहने का मतलब एक ही डिपार्टमेंट में अगर अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं। जैसे इंट्रा। आपके स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, एक डिपार्टमेंट साइंस का होगा, एक डिपार्टमेंट कॉमर्स का होगा, हाँ सर। एक डिपार्टमेंट ह्यूमैनिटी का होगा। तो अब हम अगर साइंस वाले से कॉमर्स वाले टीचर का कुछ पैसे का लेन देन या कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा बी कॉमर्स। हालांकि एग्जांपल सुटेबल नहीं, समझाने के लिए मैंने आपका स्कूल का दिया है, इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बताना। तो अगर एक टीचर दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांजेक्शन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा बी कॉमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रा बी कॉमर्स, समझ गए। इंट्रा बी कॉमर्स। हाँ सर। सर हम्म। जैसे एक ही फर्म है उसमें मान लीजिए दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम्म। एक एक डिपार्टमेंट मतलब जो एक डिपार्टमेंट जो एक प्रोडक्ट बनाता है प्रोडक्ट वन, वो अगर प्रोडक्ट टू किने और जो प्रोडक्ट टू बनाती है वो प्रोडक्ट वन किने, तो ये वाला एग्जांपल तो दे ही सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अगर कुछ ठीक। बड़ी इंडस्ट्री होती है किसी और से सामान खरीदती ही नहीं है, वहां पर बी टू बी आता ही नहीं है, अपना ही टायर भी बनाएगा, अपना ही कार भी बनाएगा, अपना ही सारा प्रोडक्ट बनाएगा, तो किसी हाँ हाँ, और, वही वाला बोला वही वाला। तो वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो वहां पर चल जाएगा। लास्ट है सी टू वहां सी। पे इंट्रा भी आएगा। और लास्ट क्या है बेटा हमारा, सी टू सी। सी टू सी का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। इसका एग्जांपल सिंपल ले सकते हो आप, OLX। अब OLX पे क्या होता है, हम लोग अपनी ऐड डाल देते हैं, सेकेंड हैंड मोबाइल है अपना, कोई भी सामान है बेचते हैं, तो दूसरे लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो बेचने वाला भी इसमें कस्टमर होता है OLX में, और खरीदने वाला भी कौन होता है, कस्टमर होता है।
तो ऐसी सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, C2C कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, C2C कॉमर्स बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक है। आगे है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करने का बेनिफिट क्या क्या है भैया? कुछ फायदा तो हो गई, और देखते हैं। नंबर वन पर है ग्लोबल रीच, ग्लोबल चॉइस सर मिलती है। ये क्या वही है क्या, हाँ, मतलब ये वो क्लास 10 क्या वाला था ही है। अगले? हाँ क्लास 10 वाला है ना। याद किया होगा आपने, सेम टॉपिक है। ग्लोबल रीच मिलती है, ग्लोबल चॉइस इस होती है। साल आया था पेपर में। आया था ना 5 नंबर में। कस्टमर का भी फायदा होता है, और किसका फायदा होता है इसमें, ग्लोबल रीच में? कस्टमर का भी फायदा होता है, और बेचने वाले का, प्रोड्यूसर का भी फायदा होता है। प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में सामान बेच सकता है, और कस्टमर पूरी दुनिया से सामान खरीद सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, ई बिजनेस में आता है भाई। अगर हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो अभी ये क्या है, विद द थ्रू ऑफ इंटरनेट, ई, एक तरह से ई एजुकेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं आई होती तो तुम पढ़ नहीं पाते, हम पढ़ा नहीं पाते। अब क्या है, कोलकाता हो चाहे मुंबई हो, अमेरिका हो, हर जगह के लोग पढ़ सकते हैं भाई हमसे। और आप लोग भी चाहो तो बहुत से ऐसे टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। आप किसी से भी पढ़ सकते हो अगर आपको कोई बेटर लग रहा है तो। ये क्या है, ग्लोबल रीच है। यानी कि पढ़ने वाले के पास भी फायदा है, पढ़ाने वाले के पास भी है, तो दोनों का बेनिफिट है। तो ग्लोबल रीच है, और ग्लोबल चॉइस हो गई। ठीक है, ये फायदा है। नंबर 2 पर आता है इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस या क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या हो गई है, अच्छी हो गई है। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, ऑनलाइन में भाई दूसरा फायदा ये हुआ ई बिजनेस करने से कि क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी हो गई है। पहले नहीं होता था, लेकिन अब मान लो, तुम एक मान लो, ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हो, फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, अमेजोन से मंगाते हो, या फिर स्विगी जोमेटो वगैरह से खाने के लिए सामान भी ऑर्डर करते हो। अगर उसको आने जाने में थोड़ा देर भी हो जाती है ना, तो आप उसको कॉल करके पता लगा सकते हो भैया कहाँ पर पहुंचे। लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं था कि आपका जो सामान लेके आ रहा है वो कहाँ पहुंचा, या फिर ऐसा नहीं था दुकान जाना पड़ता था। आज क्या है, अगर एक इंफॉर्मेशन में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भैया आपका जो प्रोडक्ट लेके आ रहा है वो कहाँ पर पहुंचा। मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात हो रही है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इतनी अच्छी हो गई है। बिकमिंग क्लोजर टू द कस्टमर, कस्टमर के क्या हो गया है, और क्लोज आ गए हैं कस्टमर के, डायरेक्टली आप कनेक्ट हो गए, एक एक बात का आप उसको रिप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इनेबल सप्लायर्स टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस बाय बिकमिंग क्लोजर टू द कस्टमर। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठंडा पानी है, ठीक है। नंबर 3 पर है बेटा मास कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स और एंड सर्विसेज। मास कस्टमाइजेशन का मतलब क्या, मास ऑडियंस मिल जाती है, बहुत ज्यादा लोग आपको मिल जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको, बताता हूँ मैं तुमको। इससे अच्छा अच्छा तुमको इजीली दिखाता हूँ, उसको याद कर लो। ये देखो, ये याद कर लो, ठीक है। नीचे है सर, नीचे का 4 और ऊपर का 1। हाँ, ये आसान आसान है, इसको याद कर लो। कन्वीनियंस रहता है, 24/7 आप क्या कर सकते हो भैया, आराम से सामान बेच सकते हो। अरे मतलब सामान शॉपिंग कर सकते हो, जब मन करे रात में 2 बजे शॉपिंग करना है, आप रात में 2 बजे शॉपिंग करो। 24/7 वेबसाइट अवेलेबल है, जाओ जाके चूज करो। पेपरलेस सोसाइटी, ज्यादा इंटू थ्री ड्रामा नहीं सिक्सटी होता फाइव है। पेपरलेस सोसाइटी से आप बचते हो, काम पेपर वर्क इतना नहीं होता, इजिली आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। स्पीड, स्पीड बहुत फास्ट होती है। मतलब तो बाइंग सेलिंग इंफॉर्मेशन, एक क्लिक के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या साइज इसका, कितना प्राइस है, क्या वारंटी है, इसका क्या रिव्यू है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये क्या है, स्पीड बहुत जल्दी मिल जाती है। और 10 पॉइंट पर है बेटा लोअर इन्वेस्टमेंट। क्या है, लोअर इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या लगता है, आपका पैसे का बहुत ज्यादा कम लगता है, ज्यादा पैसा नहीं लगता है। तो कोई भी अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लो होता है। ये क्या होता है, आपका बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस होता है। 4 इधर बताए, 2 इधर बताए, 3 इधर बताए। 4 3 7 है, जो आपको 5 अच्छा लगे आप याद कर लेना। ठीक है, 10 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, 10 पॉइंट और नहीं पूछता है। और यहाँ से आपको केस बेस वाला क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, तो इतना परेशान मत होना। केस बेस मतलब ये जो फीचर्स है वहां से नहीं फंसेगा। अगर मुझे लगेगा कोई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है तो मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है आपका लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, ये शायद है। ये क्या है भाई, और देखते हैं, अपने से दिमाग लगा लो। अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हो तो उसका नुकसान क्या है। नंबर 1 पर भैया बोला है लिमिटेड पर्सनल टच।
लैकिंग बिजनेस देयरफॉर ई बिजनेस लेस सुटेबल फॉर सर प्रोडक्ट। लिमिटेशन नहीं है जहां तक है। नहीं है। एक सर 10 सेकेंड दो बस। रिसोर्सेज। कैन गिव मी बस 10 सेकेंड। नहीं। हम्म। ये स्कोप है, बेनिफिट है। नहीं। लिमिटेशन हटा दो। रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करने में कैसे होगा? भाई आपने सोच लिया बिजनेस करोगे, अब आपकी दुकान होगी तभी तो कस्टमर कहीं आएगा। कैसे आएगा भाई? अगर मान लो अब रितेश को सामान खरीदना है तो रितेश सामान खरीदने कैसे जाएगा? कोई जगह तो होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है वेल डिजाइन वेबसाइट, एक बढ़िया वेबसाइट ओपन करा लो। वेबसाइट ओपन कर लो या फिर एप्लीकेशन बनवा लो, ऐप बनवा लो। तो अब ये सारी चीजें पता रहेगी तो भाई जिसको लेना होगा वो यहाँ पर आकर आपसे क्या करेगा, मतलब सबसे पहले विजिट कर लेगा। तो पहला काम क्या, रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड होते हैं एक सक्सेसफुल ई बिजनेस ओपन करने के लिए? आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? वेल डिजाइन वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन अपने नाम से बनवानी चाहिए। नंबर 2 पर है एडुकेट कस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर। अब वेबसाइट बनवा लिया तो अब सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर वगैरह लगते हैं। कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजों आपको एडुकेट कराना पड़ेगा, पर्याप्त लाना पड़ेगा। ठीक है। खाली वेबसाइट से काम नहीं चलेगा, उसको मेंटेन रखने के लिए, मैनेज करने के लिए ऑनलाइन में जो जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर की जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। बहुत खतरनाक खतरनाक नाम लिखा है, उसके बारे में कंप्यूटर वाले तुमको बताएंगे क्या चीजें हैं। बस नॉर्मली तुम समझ सकते हो कि क्या चीजें लेकर आनी है। ठीक है। उसको लिख सकते हो, बना के लिख दोगे उसको, इतना लिखने की नहीं है। नंबर 3 पर है इफेक्टिव तो टेली दूसरा वाला पॉइंट समझा दीजिए तो। एडुकेट कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब जो हाँ। कंप्यूटर तो हार्डवेयर से दूसरे वाला रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें तुमको लेकर आनी पड़ेगी। द फर्म मस्ट प्रोक्यूर एंड इंस्टॉल कंप्यूटर विद नेसेसरी स्पीड मेमोरी एंड नोट्स टू हैंडल द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। मतलब जो बिजनेस का जो काम है उसको हैंडल करने के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो एक तो कंप्यूटर चाहिए। अब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं कि वो स्पीड में काम करे, मेमोरी उसमें रहे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 3 पर है इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इंटरनेट चाहिए भैया। इंटरनेट की सेवा कैसे होगा? टेलीफोन चाहिए, केबल चाहिए। मतलब इंटरनेट एक तरह से शॉर्ट में समझ लो कि भैया हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए नेट का जरूरत है। नेट के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। ई बिजनेस रिक्वायर्स एन इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोन लाइंस। लाइन, अगर टेलीफोन लाइन खराब है, फिब्रे केबल्स जो, यानी फिब्रे केबल मतलब होता है वो जो टेली वो लगता है वाईफाई का कनेक्शन होता है, और वो अच्छा नहीं है, हैंडल नहीं कर पा रहा आपका इंटरनेट, तो फिर वो भैया बेकार है। तो इंटरनेट अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। नंबर 4 पर है टेक्निकली क्वालिफाइड एंड रिस्पॉन्सिव वर्कफोर्स। टेक्निकली क्वालिफाइड एंड रिस्पॉन्सिव वर्कफोर्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या होने चाहिए? टेक्निकली अच्छे होने चाहिए। मतलब उनको ये सारी चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। किसके जो जो मतलब क्वालिफाइड होने चाहिए, उनको ऑनलाइन वर्क आना चाहिए। भाई पहले तो ऑफलाइन वाले लोग काम करते थे, क्या वो इस इतने सुटेबल है? क्या वो ऑनलाइन वाला काम कर पाएंगे? टेक्निकली क्वालिफाइड हो, उनको कंप्यूटर हार्डवेयर सब यूज करने आना चाहिए, तभी वो ऐसा ऑनलाइन वाला काम कर पाएंगे। तो जरूरी नहीं कि ऑफलाइन वाला भी ऑनलाइन काम कर पाए। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो नहीं सर, एक अच्छा और एक अच्छा समझा दीजिए ना। अरे ऑनलाइन काम कर रहे हो ना तुम? कौन सा काम कर रहे हो? ऑनलाइन काम कर रहे हो। अगर तुमको मोबाइल ही नहीं चलाने आता, तुमको लैपटॉप चलाने नहीं आता, तुमको ऐप यूज करने नहीं आता, तो अगर तुमको टेक्निकली की चीजें नहीं आती हैं तो बेकार है ना फिर। ये सारी चीजें आना जरूरी है। समझ में आ रही बात? तभी आपको चाहिए, तो बोला टेक्निकली हाँ क्वालिफाइड। जरूर। ऐसा आदमी लेके आओ जो क्वालिफाइड हो, जिसको टेक्निकल चीजें आती हो। टेक्निकल चीजें नहीं आएगा, भले भाई इतना पढ़ा लिखा हो, लेकिन टेक्निकल चीजें नहीं आती तो कैसे हैंडल करेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है रिलायबल सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। तुम लोगों ने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करी है कि नहीं करी है?
कैसी हाँ सर, एप्लीकेशन? करिए। तो अब जो एप्लीकेशन है वो क्या K1 कोचिंग की। है ना, तो अब उसमें किसी को, मान लो किसी ने ऐप ना। हाँ हाँ, तो किसी ने अगर कोर्स हाँ परचेज हाँ। किया, किसी ने मान लो कोई नोट्स परचेज किया, तो ये खा लेंगे। किसी ने अगर नोट्स परचेज किया, है ना, नोट्स परचेज किया या कोई भी चीज परचेज करी, तो पेमेंट डायरेक्ट कहाँ आता है, मेरे अकाउंट में आता है ना, बैंक अकाउंट में आता है। तो वो ऐसा कोई सिस्टम बना लो कि डायरेक्टली पेमेंट आए, रिलायबल सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। एक सिस्टम होना चाहिए जहां से आपको पेमेंट रिलायबल तरीके से क्या हो सके, रिसीव्ड हो सके, ठीक है। A foolproof system of receiving payment for the goods and sold must be developed. Adequate information should be made available to enable customer to calculate the amount to be paid, ताकि कस्टमर कैलकुलेट कर सके और पेमेंट कर सके। तुम देखते हो फ्लिपकार्ट पे कभी ऑर्डर वगैरह करोगे सामान, तो सारा चीज दिखाता है, इतने का डिस्काउंट है, इतने पैसे का पैसा लग रहा है, इतना जीएसटी लग रहा है, हर सारी इंफॉर्मेशन देता है। और कभी रिफंड का भी ऑप्शन रहता है, अगर चीजें पसंद नहीं है तो रिफंड हो जाती है। तो वो एक रिलायबल सिस्टम है रिसीविंग पेमेंट करने का। तो ये 5 चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें। अगर सक्सेसफुल बनाना है ऑनलाइन बिजनेस को, तो वेल डिजाइन वेबसाइट, वेबसाइट वेल डिजाइन होनी चाहिए, कंप्यूटर रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, टेक्निकली क्वालिफाइड होना चाहिए, और रिलायबल सिस्टम होना चाहिए ताकि आप पेमेंट रिसीव कर सको टाइम पर। ये सारी चीजें होनी चाहिए तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं है। नहीं सर। नहीं है तो 2 मिनट टाइम लो, एक काम है, मैं आ रहा हूँ। और जब तक देखो ये टॉपिक है कि नहीं, जब तक देख के रखे रहना है, ठीक है। देखो देखो मतलब वो नहीं है पेमेंट मैकेनिज्म। देख लो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस ट्रांजेक्शन, ई बिजनेस रिस्क, मतलब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस ट्रांजेक्शन। भाई ई बिजनेस में रिस्क क्या क्या होते हैं। भाई बिजनेस करते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन में सिक्योरिटी क्या है और सेफ्टी की जरूरत होती है, और रिस्क तो होता ही होता है, ई बिजनेस रिस्क, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में रिस्क क्या है, नंबर 1 ट्रांजेक्शन रिस्क। अब तो तुमको पता ही होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन रिस्क। तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर गिविंग टेकिंग, तुम ऑर्डर जो दिए हो सकता है उसको सही से ना मिलाओ। द कस्टमर डिनाई दैट ही एवर प्लेस द ऑर्डर, और सेलर डिनाइज ऑर्डर और प्लेस। हो सकता है वो कहते ऑर्डर नहीं हुआ, या फिर वो कस्टमर कहते कि हमने ऑर्डर किया ही नहीं। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, द इंटरनेट डिलीवरी डज नॉट टेक प्लेस ऑफ गुड्स, डिलीवरी रॉन्ग एड्रेस, गलत जगह पे जा सकता है, गलत प्रोडक्ट आ सकता है, ये सारी चीज होती है। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, द कस्टमर क्लेम दैट द पेमेंट वाज मेड बट सेलर डज नॉट गिव गेट द पेमेंट फॉर द गुड सप्लाइड। कस्टमर बोल रहा पेमेंट किया, बोल रहा पेमेंट नहीं हुआ। तो मतलब कभी कभी कुछ ना कुछ डिफॉल्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, जब सर्वर डाउन होता है तो चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। तो ट्रांजैक्शन का रिस्क रहता ही है भैया, ऑनलाइन बिजनेस में ट्रांजैक्शन का रिस्क हमेशा रहता है, तो सबसे बड़ा रिस्क है भाई, ठीक। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, अब ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम है। भाई आपने जो डेटा स्टोर करके रखा है वो भी एक तरह से रिस्की तो है, आपका डेटा दूसरे के पास जाने के चांसेस होते हैं। ट्रांसमिशन रिस्क होता है, लोग आपके डेटा को हैक भी कर सकते हैं, है ना। तो डेटा स्टोर बैक का, एक सेकेंड रुकना, कट कट जाएगा, रुके रहो, होल्ड करो। हमने बंद किया है पूरे, ठीक है। तो डेटा स्टोर्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम इज एक्सपोज सेवरल रिस्क, पीपल में स्टील और डिजॉल्व द डेटा और सेल्फिश मोटिव जस्ट फॉर फन। मतलब क्या होता है, लोग आपके डेटा को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, सेल्फी मोटिव के लिए या फन के लिए। एंड हैकिंग आर वेल नोन एज थ्रेट्स, तो हैकिंग का नाम तो सुना ही होगा भैया हर किसी ने। तो आपके डेटा हैक होने की चांसेस रहते हैं, आपका इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह जो रहता है इधर से उधर हो जाता है। ये सारे रिस्क होते हैं भाई, ठीक। नंबर 3 पर रिस्क टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटरनेट इज एन ओपन स्पेस, एनीबडी कैन कॉपी द डेटा। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब कोई भी चीज है मेरी, तो उसको लोग कॉपी कर सकते हैं एंड सप्लाई टू अदर्स। भाई हो सकता है मेरा ही नोट्स लेके कोई और किसी और को सोल्ड कर रहा हो, इट्स नॉट अ बिग मैटर, ठीक है। रिस्क टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। अभी क्लास 9 का एक ग्रुप बनाया, उसमें एक मैम ऐड हो गई। अब मुझे तो पता ही नहीं था कि मैम है, उन्होंने बोला सर ऐड कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। बाद में मालूम चला कि उन्होंने स्टेटस लगाया था कि जो है, मतलब ये रियल बता रहा हूँ, तो उन्होंने स्टेटस लगाया था कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो मुझे मालूम चल रहा है आप तो मैम है, तो उसमें कोई क्या प्रॉब्लम। लगाया था? हाँ, उन्होंने लिखा था क्लास 3 से क्या लेके लगाया था?
9 to 12 तक के जितने भी बच्चे पढ़ रहा हो, कॉमर्स साइंस वगैरह पढ़ सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने बताया नहीं कि स्टूडेंट्स है कि मैम है। तो ये क्या है, अब हो सकता है जो डेटा उन्होंने लिया हो वो अपने क्लास में भी शेयर करते हो, जो नोट्स मैंने लिखवाया वो लोगों को भी हो सकता है ट्रांसफर करते हो। तो ये क्या है, रिस्क टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भाई ऑनलाइन में जो आपकी चीजें हैं वो ट्रांसफर होगी ही होगी। भाई ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैंने कोई नोट्स दिया है तो आप डाउनलोड कर रहे हो, तो आप खाली स्टूडेंट नहीं कर रहे हो सकता है बहुत से टीचर्स भी कर रहे हो, है ना। वो न्यू टीचर हो तो किसी कहीं और भी ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर ये रिस्क तो हमेशा रहेगा ही, जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो लोगों के पास भैया जाएगी जाएगी, ठीक है। और क्या है, भाई इतना ही कर लो, 3 पॉइंट बहुत है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना पे, ठीक है। हम्म, अभी इसमें आगे देखो लिखा हुआ थ्रेड्स क्या रहता है, हैकिंग होती है, ब्रांड हाईजैकिंग होती है, इम्पर्सनेशन होता है, फ्रॉडेंट ट्रैकिंग होती है। अरे यार कहाँ चला गया, एक मिनट को, सॉरी, काफी ऊपर चला गया। ब्रांड हाइलाइटिंग का मतलब क्या होता है सर? हाँ बेटा। कोई कंपनी को ब्रांड कैप्चर कर हाइलाइटिंग लिया। का। कंपनी क्या, फिर से बोलिए। तो पूछ रहा है ब्रांड हाईजैकिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, बताता हूँ। हैकिंग का मतलब तो जानते ही हो, हैकिंग क्या होता है भाई। ब्रांड हैकिंग का मतलब होता है, कोई हाँ सर। ब्रांड है, कोई ऑफलाइन बिजनेस बहुत जमाने से कर रहा है, बढ़िया काम करता है, तुम नए नए ऑनलाइन में आए और तुमने उसके ब्रांड को कॉपी कर लिया। अब तुम ज्यादा फेमस हो गए, वो 50 साल से मेहनत कर रहा था, तुम 5 साल में उसके आगे निकल गए, 2 साल के अंदर। तो ये जो ब्रांड हाईजैकिंग मतलब उसके बनाई हुई चीजें, वो ऑफलाइन में उतना नहीं हो पा रहा था, लेकिन ऑनलाइन में तुमने उसको जबरदस्त झटका दे दिया। तो ये सारी चीजें ब्रांड हाईजैकिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आती है। इम्पर्सनेशन का मतलब क्या होता है, हैकर में दे मेक यू स्टोलन क्रेडिट कार्ड। अब हैकर क्या करते हैं, आपका कार्ड जो रहता है, मान लो आपका कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये इम्पर्सनेशन का बता रहा हूँ। हैकिंग का तो मतलब आपको पता ही है। इम्पर्सनेशन का मतलब है आपका मान लो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ है, आपका गिर गया, खो गया, तो आपने क्या किया, किसी और ने लिया, अब वो उसको यूज कर रहा है, लेकिन किसके नाम से, आपके ही नाम से यूज कर रहा है, ठीक है। अब वो एज अ कस्टमर यूज कर रहा है, अब किसी को तो मालूम नहीं है। इंडिया में तब भी 4 पिन होता है, आप अगेंस्ट दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहां पिन होता ही नहीं सिस्टम। तो हैकर वहां पे इजिली आपका पैसा निकाल सकते हैं। तो हैकर्स में प्रेटेंड टू बी कस्टमर देमसेल्फ, दे दस मेक यू स्टोलन क्रेडिट्स कार्ड्स ऑफ रियल कस्टमर्स, ठीक है। कार्ड्स ऑफ रियल कस्टमर, जो रियल कस्टमर के नाम से वो काम चला रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो इम्पर्सनेशन क्या हो गया, वहां पे मतलब क्या होता है, इसका मतलब हैकर्स में प्रेटेंड टू बी कस्टमर देमसेल्फ, दे दस मेक यूज स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स ऑफ रियल कस्टमर। मतलब ये कहते हैं उसकी जगह पे यूज करते हैं, रियल कस्टमर की जगह पे वो खुद कार्ड यूज करते हैं। तो कार्ड किसी और का होता है, लेकिन वही हैकर तो हैकर होता है, वो वही यूज कर लेता है। ये हम सारी, दूसरा वाला पॉइंट पढ़ा रहे थे सर। कौन सा। मतलब चौथा वाला, हाँ चौथा वाला, अच्छा अपना ठीक। दोस्त का एग्जांपल देके। और फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, इसमें क्या था, Ingle it may observe a fake website, take away money from customers and not supply the product। अच्छा, ये बिजनेस, अच्छा हाँ दोस्त वाला बता रहे हो, ठीक है। तो 4 पॉइंट है फ्रॉडलेंट समझा ट्रेडिंग। दिए थे। ठीक ठीक। फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग का मतलब होता है, समझना बात को, कि फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग का मतलब बेटा ये होता है फोर्थ वाले पॉइंट में, कि जो आप बिजनेस करते हो, तो इसमें क्या होता है, लोग नकली वेबसाइट बनाते हैं, फेक वेबसाइट बनाते हैं, फेक कंपनी स्टार्ट करते हैं, अक्सर होती है। बहुत सी कंपनी आती भी कि लोग कहते हैं इसमें पैसा लगाओ। बहुत सी वेबसाइट आती है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह ट्रस्टेबल ऐप है, लेकिन ऐसी बहुत सी और भी है जो दिखाते हैं कि भैया ऑनलाइन सामान बेचते हो, बहुत सस्ता सस्ता बेचते हैं, अक्सर ऐड आता है। तो उसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने बताया था कि मैंने, मेरा फ्रेंड है, उसने ऑर्डर किया था 500 की, कुछ 1500 की शर्ट दिखा रहा था, फिर उसके अंदर शर्ट शर्ट आई ही नहीं, कुछ और आया था, छोटे बच्चों का कपड़ा आया था। और उन्होंने रिटर्न किया तो रिटर्न करने का ऑप्शन ही नहीं था। तो वो क्या है, फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। क्या है वो, प्रॉब्लम मतलब उन लोग क्या करते हैं, फेक इट में ऑपरेट अ फेक वेबसाइट बनाते हैं, टेक अवे मनी फ्रॉम कस्टमर से लेते हैं, एंड नॉट सप्लाई द प्रोडक्ट सर्विस टू कस्टमर। ठीक है, तो उन सर्विस कस्टमर को नहीं देते हैं, या तो फेक चीज दे देंगे या तो भेजेंगे ही नहीं। ये सारी चीजें आपको ई बिजनेस में देखने को मिलती है। ये क्या है, आपके थ्रेड्स है। ई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में क्या है बेटा, ये आपके
थ्रेट्स हैं जो कि आपको भैया दिक्कत देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद है, हाँ सर। और बहुत सी चीजें दे रखी है, पांचों छोड़ दो। सिक्स वाले याद कर लेना, वायरसेस जानते ही हो वायरस क्या होता है। सम वायरस डिस्ट्रॉय ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर। तो अक्सर बहुत से वायरस आ जाते हैं, इससे कंप्यूटर हमारा काम करना बंद कर देता है। बहुत से हमारे जो डेटा होते हैं चले जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वायरस में आती है। अदर साइबर क्राइम भी आता है बहुत से, हेट मेल, थ्रेट्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल अदर कंप्यूटर क्राइम। आजकल तो ऑनलाइन साइबर क्राइम होता नहीं है, धमकी भी मिलती है, वार्निंग भी मिलती है कि ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो बहुत सी चीजें होती है, आपको जो सर लगता है। हम्म। अगर कोई 5 पॉइंट पूछे इसमें से, हम्म। हम 7 और लिख सकते हैं, अदर साइबर क्राइम। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अदर साइबर क्राइम लिख सकते हैं। ठीक है बिल्कुल सर। लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ठीक मेथड है। टू इंश्योर सिक्योरिटी, ये वगैरह अब सारी चीजें है नहीं। अब डायरेक्ट आपका जो सिलेबस में है वो है 5 आउटसोर्सिंग। पूछे तब। पांच पूछे अगर तब। सर एक चीज, पांच अगर पूछेगा 2 नहीं, पूछे तो अब नहीं लिख। अगर न्यू पैटर्न के हिसाब से 4 नंबर वाले क्वेश्चन आने लगे तो 4 पॉइंट ज्यादा पूछेगा, 5 पॉइंट नहीं हाँ पूछेगा। 5 पॉइंट वाले एक दो क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे अब, ठीक है। सर, एक मेथड्स ऑफ सिक्योरिटी था, इसके ऊपर वाला जो है टॉपिक। नहीं है सर। ये सिलेबस में नहीं होगा। नहीं नहीं, है ये पर, है सर। देखिए वो, मेरे ख्याल से है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है। देख लो, साइबर क्राइम हाँ सेल सर से है। अगर मेथड है तो मेथड देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या है आपका, अगर मेथड है तो इससे बचे कैसे, सेफ्टी कैसे मिलेगी। नंबर वन, साइबर क्राइम सेल। साइबर क्राइम सेल आपको पता है गवर्नमेंट सेटअप करती है भैया, पकड़ने वालों के लिए। अगर पकड़ चोरी करने वाले हैं तो उनको पकड़ने वाले भी है, तो उनके लिए स्पेशल टास्क होती है। गवर्नमेंट में सेटअप स्पेशल क्राइम सेल्स टू लुक इनटू केसेस ऑफ हैकिंग एंड टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द हैकर, ताकि हैकर्स के खिलाफ एक्शन ले सके, उसके लिए साइबर क्राइम सेल्स गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। फिर क्या है, इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी। इसका मतलब क्या है, इनटू अ कोड सो दैट अनअथराइज्ड पर्सन में नॉट अंडरस्टैंड। आजकल देखा होगा आपने, इसका ऑप्शन देखता होगा मोबाइल में भी, इंक्रिप्शन एंड टू एंड करके रहता है, व्हाट्सएप पे भी रहता है, लॉक वगैरह डालने का। फिर क्रिप्टोग्राफी, इसका नाम देखा कभी व्हाट्सएप हाँ सर पे। रहता है। इंक्रिप्शन मीन्स कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ कोड इंक सो दैट अनऑथराइज्ड पर्सन मे नॉट अंडरस्टैंड इट। तो क्या करता है, आपके कोड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। आपका आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कोड देता है, आपके ओटीपी में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कोई और आदमी फिर इसको लॉग इन नहीं कर सकता है। Only the sender and the receiver of the message know the coding and encoding rules. However, it's difficult to maintain absolute secrecy with thousands of users each business. तो बहुत मुश्किल होता है इन सारी चीजों के लिए वो सर ये कोड। कैसे होगा व्हाट्सएप में? व्हाट्सएप में कोड अगर इंक्रिप्शन का ऑप्शन आता तो है, जब सेटिंग में जाके देखो, मैंने खुद कभी नहीं किया, ऑप्शन बहुत देता है। अब कभी देखना तो सेटिंग में ऐप लोग में जाके इंक्रिप्शन रहता है सर। रहता है ना। हाँ तो वहां पे तो रहता उससे है हो तो। गया। हाँ हाँ, इसको आराम से देखना, इसमें क्या है चीजें, मैंने खुद कभी उससे नहीं देखा। लेकिन नॉर्मली जाएगा। सारी चीजें हैं, आपको ऑप्शन देने लगे थे यूट्यूब उससे चैनल तो में, इंक्रिप्शन कोड डाला हुआ है। मतलब कैसे रजिस्टर्ड वगैरह किया, मतलब ये सब ऑन कंप्यूटराइज चीजें हैं। इतना नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन नॉर्मली ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको और चीजों से सेव करती है, एक तरह से कोड है आप समझ लो, जो आपको इन तरह की चीजों से फ्रॉड होने वही से। तो कोडिंग करके भेज रहा है। हाँ तो कोड करके करता है। अभी देख लेना आराम से, यूट्यूब पे बहुत से लोग मिल जाएंगे बताने आप वाले। चैनल जब बनाए थे सर, तो आपका जैसे एडिटिंग वेडिटिंग आप ही करते हैं? अब फिलहाल तो अभी हम ही करते हैं सारी चीजें। अब उसमें एक चैनल का हाँ कोड मिला ताकि कोई चैनल को हैक ना कर पाए, तो उसको वगैरह सारी चीजें मैंने करी हाँ होगी, तो उसका एक अलग तरीका है। अब डिजिटल सिग्नेचर होता है अंडर दिस मेथड, अ कोडेड डिजिटल सर्टिफिकेट इशूड फॉर ईच मैसेज बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी। द पर्पज टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर वेन एवर मैसेज रिसीव्ड। द हैश फंक्शन स्टेट टू इंश्योर दैट द कंटेंट ऑफ मैसेज हैव नॉट बीन एंटर्ड। डिजिटल सिग्नेचर is accepted as a legal proof of the transaction under laws of some countries। मतलब कुछ डिजिटल सिग्नेचर करके चीजें हैं जो इसको पेन ड्राइव की जैसे चीजें होती हैं, उसमें वो एक तरह से क्या होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट इशूड फॉर ईच मैनेज बाय सर्टिफिकेट। आपने एक चीज वो भी देखा होगा आजकल, आपको बार कोड वगैरह भी आता है, है ना, तो वो सारी चीजें भी इसमें आती हैं। डिजिटल हाँ सिग्नेचर हाँ मतलब क्या है, इसमें कोडेड डिजिटल सर्टिफिकेट इशू होता है फॉर ईच मैसेज के लिए, एक कोड इशू होता है सारे मैसेज के लिए बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी।
तो उसमें आप चेक कर सकते हो सिग्नेचर वगैरह जो मिलेगा आपसे कि वो वहां पर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जो सिग्नेचर मैच नहीं कर रही होगी तो फिर वो उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें सिक्योरिटी वगैरह देते हैं। और क्या है भैया, इस तरह की एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है, दो दो देख लेना, अनफ रहेगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट पार्टी इन द ट्रांजेक्शन डू नॉट resolve the transaction, copy notation is sent to third party which accepts the parties like transaction. The copy with the third party will be helpful in setting the dispute may arise between contracting parties. इसको बताता हूँ मैं, इसको होल्ड करो, उसको देखता हूँ क्या है। ठीक है, काफी नीचे देखा हुआ नहीं है उस दिन से। इतना हो गया तुम्हारा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। 3 पॉइंट बता देंगे, ये वाला पॉइंट बता दूंगा क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद क्या है, सबसे जो पेपर में आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका, वो क्या है, आउटसोर्सिंग। क्या है, आउटसोर्सिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है भाई, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, पता है किसी को दोनों में से? नहीं। आउटसोर्सिंग का मतलब है भाई, मान लो, जैसे अब मान लो मैं कोचिंग चला, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को यूट्यूब पे। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफलाइन तो चलो ठीक है, अभी ऑनलाइन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मेन काम क्या है, कोर वर्क क्या है मेरा भाई, मेरा मेन काम क्या है, कोर वर्क क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना, टीचिंग। अब तुमने पूछा एडिटिंग करने में टाइम जाता है, हाँ भाई जाता है। थंबनेल बनाने में टाइम जाता है, जाता है। अच्छा, टाइटल वगैरह देने में टाइम जाता है भाई, जाता है। तो नो ना, कहने का मतलब मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना। लेकिन ये सब मेरे क्या है, साइड काम है, नोट्स बनाना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना। अब इस चक्कर में क्या होता है, आपका जो मेन काम होता है वो उस पर फोकस नहीं हो पाता है ना। तो और एक होता आप इस काम में सब परफेक्ट। नोट्स बनाते हैं। हाँ, नोट्स कितना तो बना बना बनाया है यार, कितनी मेहनत से, कुछ से बनवाया है, कुछ बनाया है। अब भेज दीजिए। ठीक है, भेज दूंगा। 10th और 12 का सब बना बनाया है, 11 का नहीं बनवाया। 11 का कुछ है, क्लास में जो करवाते हैं वो रहता है खाली। तब भी देखेंगे, हो जाएगा, तुम भेज दूंगा तुमको। मैं शुरू के 4-5 चैप्टर बनाए तो बाकी नहीं है, लेकिन मिल जाएगा, भेज दूंगा। क्लास में करवाया है, स्कूल में करवा हाँ। देते हैं। 10th और 12 का जब चाहिए वो बताना, 10th 12 का मिल जाएगा। मेन बोर्ड वाले में ज्यादा वो रहता है। 12 में जाएंगे तो मिल जाएगा। हाँ, 12 में मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो मेन काम मेरा क्या है, हम्म। टीचिंग। कोर क्या है मेरा, टीचिंग। लेकिन ये सब एक्स्ट्रा काम है। तो ये काम आउटसोर्स, आउटसोर्स मतलब क्या है, बाहर वाले से, किसी बाहर वाले से काम कराने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, बाहर वालों से काम कराना। मतलब जो आपका मेन काम नहीं है, दूसरे जो छोटे मोटे काम है ना, वो काम को किसी और से कराने को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। आउटसोर्सिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द नॉन कोर एंड इवन कोर एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी so as to benefit from the expertise and experience of the specialist। ठीक है, द स्पेशलिस्ट इज नोन एज आउटसोर्सर। मतलब हो सकता है वो काम में एक्सपर्ट भी हो, भाई मुझे एडिटिंग भी नहीं आती हो अच्छी से और मैं करता भी हूँ, तो टाइम जाता है और उसमें परफेक्ट भी नहीं हो, तो आपको एक एक्सपीरियंस आदमी भी मिलेगा, मतलब उसका स्पेशलिस्ट भी मिलेगा, और बढ़िया काम भी जल्दी हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा भी। द स्पेशलिस्ट इज नोन एज द आउटसोर्सर। जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आउटसोर्सर्स के नाम से। एंड कंपनी अपॉइंटेड इज कॉल्ड आउटसोर्स। जो कंपनी जो अपॉइंट करती है उसको आउटसोर्स पोजीशन बोलते हैं। और आउटसोर्सर बोलते हैं उस बंदे को, जो उस बंदे को जो काम करता है। समझ में आ गई बात की नहीं है, सर आउटसोर्सिंग। हाँ बेटा, मैं एक बार और सर समझा दें, समझ नहीं आया ये वाला सिंपल समझ आउटसोर्सिंग। लो, सिंपल समझ लो। मेन काम मेरा क्या है, पढ़ाना, एडिटिंग करना मेरा काम टीचिंग, नहीं है। हाँ। तो ये जो एडिटिंग करने का हाँ। काम है, या आप मान लो थंबनेल बनाने का काम है, वो मैंने दोस्त किसी और लगाए। से दे दिया, किसी और से बोल दिया भैया आप ये कर दो, अंकित को बोल दिया, अंकित को हायर कर लिया, अंकित को सैलरी दे दी, अंकित से करवा लिया। हाँ। बाकी मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना है। तो अपना जो हाँ। बिजनेस का जो इनडायरेक्ट हाँ। काम होता है किसी और से कराने को, वो क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा काम है मान लो अपनी आउटसोर्सिंग। फैक्ट्री में मोबाइल बनाना, अब तुम मोबाइल बनाते हो। हाँ। अब मोबाइल बनाना ठीक है, लेकिन मोबाइल बनाने के अलावा कुछ छोटे मोटे काम है ना, हाँ सफाई का सर। काम है, कुछ सफाई का काम है, कुछ ऊपर से डिजाइन का काम है।
अब ये छोटे मोटे काम तुमने किसी और को दे दिए, है ना, जो डायरेक्ट मेन काम नहीं। मेन काम तुम्हारे कंपनी में मोबाइल बनाना है, उसके अलावा जो और काम है वो बाहरी काम किसी और को दे देना, कस्टमर केयर का काम दे देना। अब कस्टमर केयर होता है ना, कस्टमर केयर सर्विस होती है, हर जगह होती है, वोडा हो, एयरटेल हो, कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, सब में कस्टमर केयर नंबर होता है, तुमको पता होगा। हर कंपनी में कस्टमर केयर नंबर, यहाँ तक कि बुक में भी होता है ना, उसमें देखना कोई बुक खरीदोगे आप डीके गोयल वगैरह की, तो उसमें भी आपको कस्टमर हम्म। केयर नंबर मिल जाएगा। तो वो सब काम तुम्हारा थोड़ी है, अब तुम सबका कॉल उठाते रहो भाई। अभी मान लो मेरा काम अब इतना नहीं है, अब कल को मान लो अभी 10 के हैं, एक साल बाद 20 के हो गए, 25 के हो गए, अब मैं 20,000 लोगों को तो कॉल उठाता नहीं रहूंगा, तो उसके लिए मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा भाई, वो मेरी जगह पे कॉल उठाएगा। तो अब कॉल उठाना, फोन से बात करना मेरा काम तो है नहीं। भाई बच्चे कॉल कर रहे हैं, मैं कितना बात करूंगा, एक से करूंगा, दो से करूंगा, 10 से करूंगा, किससे करूंगा? भाई मेरा काम तो पढ़ाना है। तो जो इनडायरेक्ट काम है आप किसी और को तो दे दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग बोलते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं आई? आ गई। हाँ। आ गई, चलो ठीक है, मुबारक हो। आगे आउटसोर्सिंग इंक्लूड, आउटसोर्सिंग में ये दो चीजें। केपी, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ इसमें हाँ इम्पोर्टेंट है, ये बोथ तो इजी प्रोसेस। है, इम्पोर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट क्या है, बस आता है, ये देखो इधर एक सेकंड। इसमें दो चीजें होती है, आउटसोर्सिंग दो पार्ट में बांटा है, एक है बीपीओ और एक है केपीओ, ठीक है। इससे पहले इसके फीचर देख लो, फिर समझाता हूँ बीपीओ और केपीओ क्या होता है। ये फीचर्स हैं, 10 लाइन फीचर ऑफ द आउटसोर्सिंग एज फॉलोज। पहला है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जो अदर वर्क होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। आउटसोर्सिंग मीन्स टू सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द, आउटसाइड व्हाट वाज it तो बीन डन इन हाउस, फॉर एग्जांपल अ बिजनेस फॉर्म विच हैड बीन डूइंग। क्या लिखा है ये यार, इसकी मीनिंग क्या है, एक सेकंड रुको। अरे इसको मैं सही करूँ बताओ, तो ये कर्सर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुको। बट हाँ सर, एक केपीओ बीपीओ क्या है सर? बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, हिम्मत रखो, 2 मिनट। तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब समझ गए? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब होता है किसी एजेंसी को, किसी अदर पर्सन को काम देना है। एडवर्टाइजिंग सुना ना, मेरा काम मान लो हम्म। एडवर्टीजमेंट करना नहीं, मैंने किसी और से बोल दिया भैया ये काम एडवर्टीजमेंट का काम आपका है। तो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि किसी और को हम्म। कॉन्ट्रैक्ट दे देना, वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। मतलब पहला फीचर क्या है, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देना है। मेरा काम एडवर्टीजमेंट करना नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट का मैंने किसी एजेंसी को दे दिया, वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पर है नॉन कोर एक्टिविटी। नॉन कोर एक्टिविटी का मतलब होता है जो मेरी एक्टिविटी नहीं होती है वो आउटसोर्सिंग में होती है। मेरी मतलब जो मेन काम को हटाकर जो और काम होता है वो आउटसोर्सिंग का काम होता है, आउटसोर्सर का काम होता है। मेन काम आउटसोर्सर नहीं करता है। एडिटिंग हो गया, कस्टमर केयर सर्विस हो गया, मतलब जो मेन काम नहीं हो, नॉन कोर एक्टिविटी है, मेन काम नहीं है ना, तो वो काम कौन करता है भैया? अब जैसे प्रोड्यूसर। खाना बनाना है। सॉरी, जो आउटसोर्सर, हाँ आउटसोर्सर। खाना बनाना है। अब मान लो भाई बिरयानी का बिजनेस है, आप बिरयानी बनाते हो, अब बन के तैयार होगी, मेन काम आपका बनाने का है। होटल में आप खाना बनाते हो, चिल्लाने का नहीं। अब खिलाने का, अब पहुंचाने का नहीं है। जोमेटो वाले को वो काम दे दिया, तो जोमेटो वाले काम करते हैं, वो किस में आ जाएगा? नॉन कोर एक्टिविटीज में आ जाएगा, ठीक है। बाहर वालों से ये काम आपने करा लिया। तीसरा फीचर है इसका थर्ड पार्टी। अरे यार ये थर्ड पार्टी स्पेशलाइज। थर्ड पार्टी स्पेशलाइज एजेंसी का मतलब क्या होता है? Agency which an activity outsourced generally an independent business firm. However, large multinational may set up its own unit to perform activities. थर्ड पार्टी का मतलब भी वही एक तरह से बोल रहा है कि थर्ड पार्टी स्पेशलाइज एजेंसी, जो थर्ड पार्टी होती है, स्पेशलाइज एजेंसी होती है, वो काम आपको कर देती है। उनके जरिए से आप ये सब काम करा लेते हो, जो थर्ड, उसी को थर्ड पार्टी बोलते हैं। मतलब जैसे अब हमारा तो खुद काम है, थर्ड पार्टी कौन होगी भाई बताओ? कॉमन सेंस लगाओ, थर्ड पार्टी कौन होगी बताओ? हम्म। आउटसोर्सर। कौन? सर पर आउटसाइड जो बाहर वाला है सर। है ना। सेटअप इन हाउस यूनिट टू परफॉर्म कोर एक्टिविटी फॉर इट्स एफिलेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जनपैक्ट, is the captive BPO unit for providing certain services to parent company in the United States and other countries। मतलब उसका काम, जनपैक्ट कंपनी का क्या करते हैं, कैप्टिव बीपीओ यूनिट्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज। कुछ सर्विसेज उन्होंने बीपीओ को दे दी है, तो ये सारी चीजें आती है, कहने का मतलब थर्ड पार्टी को अपना काम दे देना। और चौथा क्या है भैया? फीस। अब जिससे काम कराओगे उसको फीस तो दोगे ही ना।
तो आउटसोर्सर फीस तो लेंगे ही, बिना फीस के तो काम करेंगे नहीं, तो उनको फीस देनी पड़ती है। द आउटसोर्सर चार्ज फीस फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्या करते हैं, अपनी फीस वगैरह लेने का काम करते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, ओके है। ठीक है, ठीक एक सेकेंड। हाँ सर ठीक है। सर एक बात पूछना, जो इसमें जो ऊपर वाला जो पॉइंट था एक, उसमें एक थर्ड पार्टी वाला था, वो भी तो सेम ही बात हुआ ना, उसमें बस ट्रांजेक्शन का बात हुआ, इसमें ये का एजेंसी का बात हुआ। यहाँ पर जो आप ई का जो ये था, इंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर वाला पॉइंट सर। सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो कहाँ पहुंच गए तुम? इसके ऊपर वाला, हाँ। है। ये एक तो थर्ड सर पार्टी बोल ट्रांजे रहा है ये। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। एक सेकंड, क्या था ये? उसका मतलब ये वाला जो यहाँ का चार चौथा नंबर पॉइंट है, और हम्म। यहाँ का जो नीचे वाला का तीसरा नंबर पॉइंट है, सेम है। नहीं, दोनों अलग अलग है, ठीक है, उसको उससे मतलब नहीं, वो एक अलग चीज है। उसको मैं बताऊंगा, इसीलिए मैंने होल्ड किया, ठीक है। आगे देखो। नीड फॉर आउटसोर्सिंग, जरूरत क्या है भैया आउटसोर्सिंग की, वो एक अलग पॉइंट है, ठीक है भैया। आउटसोर्सिंग की जरूरत क्या है, ठीक है ठीक। क्यों करते हैं आउटसोर्सिंग? समझ में आ चुका होगा अब तक। नंबर वन, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी को अच्छी करने के लिए, यार सर्विस क्वालिटी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। अभी मैं खुद एडिट कर रहा हूँ, मैं खुद थंबनेल बना रहा हूँ, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट आदमी बनाएगा तो वो एडिट अच्छे से करेगा। एडिटर की एडिटिंग में फर्क होता है, ठीक है। उसी जगह पे थंबनेल आएगा तो वो और अच्छी बना के देगा। मतलब जो आपका बंदा होगा, जो परफेक्ट होगा, वो उस काम को अच्छे से करेगा। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, सर्विस क्वालिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अगर आप आउटसोर्सिंग यानी कि दूसरों से काम करवाते हो तो। ठीक है। नंबर टू, रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। जो आपको एक्स्ट्रा चीजें लानी पड़ती है, एक्स्ट्रा सामान लाना पड़ेगा, कोई भी आप काम एडिटिंग का कर रहे हो, मतलब खाली एडिटिंग थोड़ी ना होता है, कोई आप कोई और काम हो जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा मशीन लानी पड़ रही, एक्स्ट्रा सामान लाना पड़ रहा हो, तो आपको और टाइम अलग जाएगा, है ना। तो वो आप अगर किसी एक्सपर्ट से कराओगे तो भाई उनका तो रोज का काम ही है, तो वहां पे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, वो सस्ते में आपका काम हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रोवाइडर हैज शेयर्ड सर्विस कंसेंटर्स फॉर सेवरल clients. Therefore, the client company benefit from economy of scale. Case studies have shown cost saving at 10-20%. The client is also able to understand the true cost of service being provided. मतलब ये बोल रहे केस स्टडी में देखा गया है कि 10 से 20% पैसा बचता भी भैया आपका, ठीक है। कॉस्ट आपकी क्या होती है, रिड्यूस होती है, अगर आप किसी एक्सपर्ट से काम करवाते हैं तो। एक्सपर्ट और अच्छा तो करेगा ही करेगा, कॉस्ट भी आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। नंबर सर एक बार थर्ड। थोड़ा फर्स्ट वाला पॉइंट अगर बता देना सर। हाँ भाई, एक सेकेंड रुको। फर्स्ट वाला पॉइंट। इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, सर्विस क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, काम करने वाले एक्सपर्ट रहेंगे। जो जिस काम में एक्सपर्ट रहेंगे उस वो आउटसोर्सर होंगे, तो आप आउटसोर्सर से काम कराओगे तो वो अच्छा ही तो करेगा। आपको मेन, आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा, जो उस काम में परफेक्ट हो, जिसको जो काम आता है वो काम करेगा। आप अपना मेन काम करोगे, तो अगर कोई जगह पे जिसको जो काम आता है उससे वही काम कराओगे तो वो काम हमेशा अच्छा होता है, वो काम कभी भी खराब नहीं होता है। तो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का काम होगा, सर्विस क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आपका काम एडिटिंग का है तो एडिटिंग करने वाला अच्छा एडिट करेगा, हर चीज क्या होगा, बढ़िया बढ़िया होगा, समझ गए। हाँ सर। नंबर थर्ड पर है अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस। आपके पास मौका रहेगा कि आप अपने कोर बिजनेस फोकस कर पाओगे। आज वीडियो एक मैं बनाता हूँ 1 घंटे की, तो उसको 2 घंटा 3 घंटा उसको एडिट करने में लग जाता है। एडिट करने के बाद उसकी थंबनेल बनाने में लग जाता है। अगर मान लो इसी वीडियो को मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया अगर मैं अपलोड करने के बारे में सोचूं, तो अब बनाने पढ़ाने में 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें हम लोगों ने कितनी बातें करी है, उनको हटाना, उनको एडिट करना, फिर इधर करना उधर करना, दुनिया भर का 10 काम करने में, एडिटिंग में काम चला जाएगा। अब यही काम कोई दूसरा आदमी करने वाला हो तो वहां पर क्या होगा, मैं अभी 1 घंटे में अगर आपको एक चैप्टर पढ़ा सकता हूँ तो क्या मैं एक दिन में 10 चैप्टर नहीं पढ़ा सकता यूट्यूब पे?
आराम से पढ़ा सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उसको बना के उसको डालना, अपलोड करना, इट्स अ बिग टास्क। तो अगर आप इन सारी चीजों से बच जाओगे, एडिटिंग का काम कोई और कर देगा, थंबनेल कोई और बना देगा, तो आप क्या कर सकते हो भैया, आपके पास अपने काम पर कंसंट्रेट फोकस। कर सकते हैं। हाँ, फोकस ऑन कोर बिजनेस, जो आपका मेन बिजनेस है, आप उस पर क्या कर लोगे, फोकस कर पाओगे। ठीक है। नंबर 4 पर इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। पहले सारा काम अकेले करते थे, तो भैया जिम्मेदारी भी थी। अब सबको काम बांट दिया था, अंकित को अंकित का काम दे दिया, ठीक है, रितेश को रितेश का काम दे दिया। अब रितेश, मान लो वो काम रितेश अच्छे से नहीं कर पाए, तो अकाउंटेबिलिटी भी किसकी होगी, रितेश की होगी। भाई रितेश से मैं बोल उनकी सकता हूँ ना कि भाई तुमसे ये काम बोला था, तुमसे करा नहीं गया, तुम ये सही से काम कर नहीं पाए, तो अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो इस चक्कर में रितेश काम करेगा, उसको जवाब ना देना पड़े, अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी उसकी, तो फिर रितेश अच्छे से काम करेगा, अंकित अच्छे से काम करेगा। तो अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है अगर आप आउटसोर्सर से काम कराते हो तो। और क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। एक सेकेंड। इसमें क्या, द आउटसोर्सर मेंटेन्स अ सर वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चर रिमेन्स इन टच विद द न्यू डेवलपमेंट। जो आउटसोर्सर होता है, न्यू टेक्नोलॉजी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाता है, न्यू डेवलपमेंट लाता है, जिससे क्या होता है, लेटेस्ट जो चीजें होती है वो आपको भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, आपको अपने फर्म में भी। देयरफॉर द क्लाइंट कंपनी गेट्स द बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो जो आपका आउटसोर्सर होता है, वो बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी का काम लाने का करता है। क्या करता है, टेक्नोलॉजी लाएगा, चीजों को चेंज करेगा, टाइम टू टाइम आपके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये सब आपको बेनिफिट मिलता है किससे, सॉरी, ये सब आपको क्या है, नीड है, इंपॉर्टेंस आउटसोर्सिंग की। अगर आउटसोर्सिंग नहीं होगा तो आप अपने क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं रहेगी, सारी अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी। ये सारी चीजें आती हैं नीड फॉर आउटसोर्सिंग में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हो गया। हाँ सर। अब देखो, इसमें लास्ट टॉपिक है आपका, हाँ सर। बीपीओ और केपीओ। बीपीओ और केपीओ, बीपीओ का सर मतलब, स्कोप है सर। हाँ, स्कोप है। किसका बेटा, स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग। स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग नहीं पढ़ा है क्या, कहाँ है? नहीं है, नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है। देख लेना, अगर रहेगा तो पढ़ा दिया जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ा जाएगा, काफी लंबा चैप्टर है। तो स्कोप ऑफ बीपीओ एंड केपीओ है। अच्छा अच्छा, देखो देखो, स्कोप बीपीओ केपीओ कहाँ है? नहीं पता सर, पर को वही दिया हुआ है। सर को पिक्चर भेजना उसका सिलेबस का। भेज रुके रहो रुके रहो। भेज। नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही डिफरेंस है बस, देख और लिया कुछ नहीं, वैसे ठीक है। कुछ। मुझे और स्कोप वगैरह मुझे तो पूछे, लग रहा है सर स्कोप। पूछेगा भी स्कोप वगैरह तो यही लिख देना, 5 पॉइंट लिख देना, आपका काम हो जाएगा। पूछता नहीं, स्कोप वगैरह नहीं आता है ही नहीं, तो पूछेगा आपसे। ठीक है। नंबर 1 पर है बीपीओ, नंबर 2 पर है केपीओ। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है भैया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और केपीओ का होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक, फुल फॉर्म याद कर लो। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस बिजनेस प्रोसेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ ऑप्शन। का होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या बोलता है भैया, आओ देखते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलता है कि मान लो आपने क्या किया, अपने यहाँ का कोई काम किसी और से करा लिया। मतलब भाई हमारा काम है, मेन काम मान लो हमारा है इन्वर्टर बनाने का, बैटरी बनाते हैं भैया। अब इन्वर्टर में आए दिन कुछ ना कुछ खराबी निकलती है, लोग खरीदते हैं, तो सर्विस सेंटर में कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट? सर्विस सेंटर में क्या करेंगे, हाँ सर। कॉल करेंगे। तो अब सर्विस सेंटर कॉल करेंगे। कॉल मैं थोड़ी ना रिसीव करूंगा, ओनर हूँ भाई, इतना टाइम थोड़ी है, मेरा काम बैटरी बनवाने का है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कॉल जो कॉल हायर सेंटर कर की दिया, है। है ना, कॉल सेंटर हायर कर दिया।
तो कॉल सेंटर ही क्या है, एक तरह से तुम्हारा बीपीओ कहलाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब मोस्टली एक चीज याद रखना, 70% लोग कॉल सेंटर भी करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बीपीओ ही जो है कॉल सेंटर है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम कॉल सेंटर मतलब 70% जो काम है, 70% लोग इसी में ही आता, आउटसोर्सेस वाला काम लोग बीपीओ में ही देते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब 70% लोग कॉल सेंटर वाला ही काम देते हैं, किसमें, आउटसोर्सर को। अब होने को तो टायर भी मंगा सकते हो, और भी बहुत से दुनिया भर के काम है, लेकिन नॉर्मली जो काम आपको देखने को मिलता है वो कॉल सेंटर वाला ही काम होता है, जो आउटसोर्सर करते हैं। कौन करता है? जो आउटसोर्सर जो करते हैं काम, वो कॉल सेंटर वाला ही करता है। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो नॉन कोर एक्टिविटीज का है, आप करवाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीपीओ बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा काम जो शॉर्ट, ऐसा काम जो दूसरे से आप करवा रहे हो, वो क्या होता है आपका? बीपीओ कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? बीपीओ कहलाता है। समझ में आ गई बात? ओके है? हाँ सर। ठीक है। इसके मतलब हाँ सर। और इसके बाद हमारा आता है केपीओ। केपीओ का मतलब सिंपल समझो, केपीओ। ये सर एक बंदा है, इसका नाम है रितेश। अब रितेश ने बढ़िया बिजनेस कर रहा था। अब यहाँ पर है अंकित, ठीक है। अब रितेश है, ये कौन है? अंकित है। अब कोई मसला हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, इसने इनके खिलाफ केस कर दिया। अब इनकी हालत हो गई खराब। कौन है ये? रितेश भाई की हालत क्या हो गई? खराब हो गई, ठीक है। अब रितेश के अंडर में 10 लोग काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अब 10ओं में ऐसा कोई आदमी है नहीं जो रितेश की हेल्प कर सके। उसको केस वगैरह के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि उसको जज से बचा सके। तो अब इसके लिए रितेश ने क्या किया, किसी बाहर वाले से नॉलेज ली, लॉयर को हायर किया। है ना। किसी बाहर वाले से लॉयर ही रख लिया, या लॉयर से बात करी, किसी बाहर वाले से नॉलेज ली। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या करना चाहिए? उसको बोलते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और बिजनेस प्रोसेस आउट मतलब किसी से काम करा लिया बाहर कोई, लेकिन नॉलेज इसमें क्या है, जो आपके घर में नहीं हो पा रहा था, आपने दूसरे से नॉलेज ली, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कहलाता है आपका, कहाँ गया भाई, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है। तो बीपीओ और आउटसोर्सिंग में तो डिफरेंस ही नहीं है, कुछ सेम ही तो बात हो रहा है। हाँ, एक तरह से वही काम है। लो लेवल इंडस्ट्री और डोमेन एक्सपर्टाइज में होते हैं। इसमें क्या होता है? हाई लेवल इंडस्ट्री डोमेन एक्सपर्टाइज होते हैं। हाई इन्वॉल्वमेंट विद क्लाइंट्स, लो इन्वॉल्वमेंट विद क्लाइंट्स। वर्कफोर्स कैन गो टू 1000, स्मॉलर फोर्स वर्कफोर्स। हाईली ऑर्ली बिलिंग रेट्स, स्पेशलिस्ट करते हैं कंपैरेटिवली। लो ऑर्ली बिलिंग रेट्स होता है। हाई चांस ऑफ वर्किंग इन शिफ्ट, लो चांसेस ऑफ वर्किंग इन शिफ्ट। इनका वर्क शिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन इनका वर्क शिफ्ट हो सकता है। फ्रीडम माइंड वे टू सॉल्व प्रॉब्लम, नो शिफ्ट में काम करने का मतलब सर? हाँ, मतलब वर्क इन शिफ्ट, हाई चांस ऑफ वर्किंग मतलब वर्किंग इन चार शिफ्ट, चार घंटे टाइमिंग के तो काम चेंज, करना। टाइम वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वर्किंग शिफ्ट नहीं होती है। इसमें पीटर माइंड, इसमें पहले से पता होता है भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें नो दिन पीटर, या रात सर? इसमें पहले से पता नहीं होता है क्या प्रॉब्लम होगी। क्या कह रहे हो बेटा? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। दिन और लर्न रात। एनी 5 डिफरेंस, ठीक, उसको देख लेना। उसके बाद लास्ट टॉपिक आई ठीक। थिंक हमारे ख्याल से इसमें स्मार्ट कार्ड वाला है। स्मार्ट कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड के बारे में मीनिंग एंड बोलो। यूटिलिटी है सर। स्मार्ट कार्ड क्या होता है भाई? हम्म, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट डिजिटल कार्ड को कार्ड। क्या बोलते हैं? स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। डेबिट कार्ड। हाँ, तो वो तो हाथ में है ना। हाँ सर। इसी तरह आपको नहीं ऑनलाइन भी नहीं, मिलता है, मोबाइल के फोन अंदर। पे, यूपीआई। हाँ, नहीं नहीं, वो कार्ड होता है, पूरा प्रॉपर कार्ड फैम होता है ना। फैम पे। फैम पे। Smart is a typically a pocket-sized card. It is a plastic card that contains embedded computer chip, either a memory or microprocessor type that stores and transaction data.
This data is usually associated with either value information or both and stored and processed within the card chip. ये सब तुमको कंप्यूटर और टीचर ज्यादा बढ़िया बताएगा। बहरहाल तो ये कार्ड होता है जो पॉकेट साइज होता है, जिसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। दैट स्टोर्स एंड ट्रांजेक्शन डेटा यूजली विद आइदर वैल्यू इंफॉर्मेशन और बोथ स्टोर एंड प्रोसीज। इसको आप क्या करते हो, अपने अंदर स्टोर वगैरह करते हो। यूटिलिटी फायदा क्या है इसका, स्मार्ट कार्ड में यूज इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, स्मार्ट वॉलेट एज अ इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट भी यूज कर सकते हो। स्मॉल का यूज फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सच एज ड्राइवर लाइसेंस एंड पेशेंट कार्ड, मतलब ये कार्ड आपको एज अ ड्राइवर लाइसेंस भी यूज कर सकते हो, पेशेंट कार्ड भी आता है, वोटर कार्ड में भी आता है। इट कैन इजिली प्रोवाइड ऑथेंटिकल डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। ये सारी जगहों पे आपका काम आ सकता है ये जो कार्ड है। और क्या करता है भैया, serve as prepayment card for household, ATM card, fuel card, mobile phone, SIM, etc. Smart health card helps to ensure privacy and security patient information. सिंपल सी चीज है भाई, इसको पढ़ लो, उसमें कुछ दिख नहीं रहा कि समझाया जाए। 5 पॉइंट देख लो, इनफ है। ठीक है। और ये सब नहीं है मेरे ख्याल से, उसको वही सिम खत्म। कार्ड के बारे में है, उसको देख लेना। और कुछ है, ये सब नहीं। नहीं है। ठीक है, वह नहीं मैच कर सर। लेना, अगर होगा तो मुझे बता देना, हाँ, पढ़ा दूंगा भाई। अभी फिलहाल नहीं मीनिंग नहीं। एंड यूटिलिटी बोल रहा है सर बस। बस उतना ही है ना, तो बस 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 हो गया। ठीक है, इतना बहुत है। इसको देख लेना, रिवीजन कर लेना, क्योंकि तुम्हारा पेपर है, इसलिए एक दिन में एक एक पढ़ाने पड़ रहा है, नहीं तो एक दिन में एक पढ़ाने वाला चैप्टर नहीं है। हाँ। ठीक है।